वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम लगभग 130 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1-2-2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके 130 शिफ्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 130 शिफ्ट में लगभग आपके एनटीपीसी के एग्जाम कराए गए थे, जिसके जो आज हम लोग इस वीडियो में 1-2-2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। अब बाकी जो आपका यहाँ पर पीला रंग का किया गया है वो सारे शिफ्ट के सॉल्यूशन जो है मैथ के इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सभी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 1/3, 4/3, 3/4 का योग यानी कि सम ज्ञात कीजिए। तो करना कुछ नहीं है, सभी जो है फ्रैक्शन में नंबर दिए गए हैं उनका योग यानी कि सम निकालना है। तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर यहाँ पर जो है सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे 3, 3, 4 का। तो 3, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 यानी कि 12 हो जाएगा। 3 से 12 को काटेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर 3 से 4, तो 4 चक यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 16, 9, 25, 4, 29 यानी कि आपका हल करने पर कितना आ गया, 29/12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु ए, बी और सी जो है केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। एंगल ए सी बी 47.5 यानी कि 47.5 डिग्री है। लघु वृत्त खंड यानी कि वृत्त जो है आर्क ए बी पर बना एंगल ए ओ बी ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ ताकि आपको फिगर से बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये आपका वृत्त बन गया। फिर इसमें बोला गया कि ओ जो है क्या है, वृत्त का केंद्र है। ओ जो है किसी सर्कल का क्या है, सेंटर है। फिर बोला गया कि ए बी सी जो है क्या है, इस वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है और ए बी से आर्क पर जो है एंगल ए ओ बी बना रहा है। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर ए रखेंगे, फिर आपका बी, फिर आपका सी, ये 3 पॉइंट क्या हो गया आपके इस परिधि पर यानी कि वृत्त के परिधि पर ये पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है एक एंगल दिया गया है ए सी बी। क्या दिया गया है, ए सी बी दिया गया है। ये ए सी बी एंगल कितना दिया गया है, 47.5 यानी कि 47.5 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसी आर्क से यानी कि ए बी आर्क से ही ए ओ बी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ए ओ बी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस ए बी आर्क है, ये क्या है, लघु वृत्त खंड यानी कि ये जो है क्या है, आर्क है। तो इस ए बी आर्क से परिधि पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 47.5 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब उसी आर्क से सेंटर यानी कि वृत्त के केंद्र पर, उसी आर्क से वृत्त के केंद्र पर अगर एंगल बनाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो जितना परिधि पर एंगल बना रहा है उससे 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स क्या बनाएगा, उसके सेंटर पर कोण यानी कि एंगल बनाएगा। तो 47.5 डिग्री का दुगना कितना हो जाता है, तो 47 × 94 = 95 यानी कि 95 डिग्री क्या होगा, ए ओ बी का मान होगा। तो ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि जब सेम आर्क से परिधि पर बनाया गया एंगल और सेम आर्क से सेंटर पर बनाया गया एंगल जो है परिधि के एंगल वाले से 2 गुना एंगल होता है उस सेंटर का एंगल। तो यहाँ 47.5 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 95 डिग्री होगा ए ओ बी का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सिंपल सा, करना कुछ नहीं है। ये जो है क्या दिया गया है, 160.342 दिया गया है, माइनस करना है 32.124 को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे यहाँ पर, तो इकाई यहाँ पर जो है पहले 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 यानी कि इकाई अंक 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर सब देखेंगे तो यहाँ तो इकाई अंक 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है यानी कि ये हो सकता है, यहाँ पर 7 है यानी कि बाकी 3 ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमें जो है पूरा जो है यहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इकाई अंक 8 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 8 है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा।
तो आपको जो है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप परीक्षाओं में समय की बचत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा माइनस करना चाहते हैं तो माइनस करके देख लीजिए, आपका इतना ही आंसर आएगा। देख लेते तो माइनस करके हम ही लोग। तो यहाँ पर जो है 12, 4 गया 8, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 1 गया तो 2 पॉइंट आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। 15, 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा 12, यानी कि माइनस करने पर भी आपका कितना आ रहा है 128.218 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। लेकिन परीक्षाओं में इस तरीके से नहीं बनाना है, हमेशा जो है क्या करिएगा, पहले ऑप्शन देखिएगा कि क्या ये यूनिट डिजिट जो यहाँ पर यूनिट डिजिट माइनस करने पर आ रहा है वही आपका ऑप्शन में आ रहा है या नहीं। छटेगा तो सीधा ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उन दोनों को जो है एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि नरेंद्र जो है कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में, अमित जो है उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 12 दिन में। तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 12 का एलसीएम 60, 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 12 से भाग करेंगे 5। समय निकालने का फॉर्मूला मैं पिछले वाले वीडियो में और काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ कि समय बराबर क्या होता है, समय निकालने का फॉर्मूला होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला होता है, जो कि ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका एलसीएम आता है वही क्या होता है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। यानी कि इस 60 काम को करना किसे, नरेंद्र और अमित को करना है। करेगा कितने की कार्य क्षमता से, तो नरेंद्र तो 6 की और अमित जो है 5 की कार्य क्षमता से करेगा। तो टोटल जो है कितने की कार्य क्षमता से करेगा 11 का। तो इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो हल कर लेते, पूर्णांक में असर है तो चेंज कर लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55, 5 बचा तो 5.5/11 आपका क्या आएगा, इतना दिन में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है कि रूट 2916 का बाहर निकलेगा तो कितना का स्क्वायर है, तो 54 का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पर जो है रूट 2916 का मान कितना दिया गया, 54 दिया गया। तो आपसे जो है इसका पूरा मान पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर जो है 29 पॉइंट यानी कि 29.16 है, तो उस अगर पूरा का मान जो है 54 है तो यहाँ पर से इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इसे जो है मैं एक को समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद मैं फिर समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो है 2900 कितना है 29.16 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा 100। तो 2916 का कितना दिया गया था 54, 54/100 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो कितना लिख सकते हैं 5.4 लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है 0.2916 है, तो 2916 का वैल्यू कितना था 54। लेकिन यहाँ पर जो है पॉइंट कितने अंडर रूट में, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 4 संख्या। तो पॉइंट कितनी के बाद लगेगा, 2 संख्या के पहले अंडर रूट के अगर बाहर आएगा तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा। तो 0 पॉइंट यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 54 होगा, क्योंकि 2 संख्या के पहले पॉइंट आ गए। यहाँ पर जो है यहाँ भी 2916 है तो इसका तो 54 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट कितने संख्या के पहले आएगी, अबर जो है टोटल 6 संख्या है तो अबर 3 संख्याओं के पहले पॉइंट आएगी, तो 0.054 इस तरीके से आपका आ गया। फिर यहाँ पर जो है 8 संख्याएँ हैं पॉइंट के बाद, तो अंडर रूट के बाहर कितना के संख्या के पहले जो है पॉइंट आएगा, तो 4 संख्या के पहले। तो यहाँ पर जो है 0054 इस तरीके से आएगा। सभी का योग पूछा जा रहा है तो जोड़ देंगे 4, 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9 और 5, यानी कि 5.9994 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5a - 3b बाई 7a - 2b का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू जो यूनिट में वैल्यू दिया गया है वहाँ पर पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ए की जगह क्या पुट करना है 5, यानी कि 5 इंटू क्या करना है, ए का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 पुट कर देंगे, माइनस 3 इंटू क्या करना है बी करना है, बी कितना है 4 है तो पुट कर देंगे। फिर आपका कितना है 7 है, ए कितना है 3 है तो 3 पुट कर देंगे, प्लस 2 इंटू बी कितना है 4 है तो 4 पुट कर देंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 × 15, 4 × 12, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3। फिर नीचे 7 × 21, 4 दूनी 8, तो 21 8 आपका कितना हो जाएगा 29, यानी कि 29 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 3/29 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सीता एक होटल जो है 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है, तो दोनों मिलकर उस होटल को कितने दिनों में साफ करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सीता जो है 20 दिन में साफ कर सकती है और रीता जो है उसी होटल को 30 दिनों में साफ कर सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा एलसीएम 60। 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 60 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि सीता की कार्य क्षमता 3 है और रीता की कार्य क्षमता 4 है। तो यहाँ पर समय बराबर क्या बताया गया था आपको, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बटा टोटल कार्य क्षमता यानी कि कुल इफिशियंसी होता है। तो दोनों को मिलकर करना कितना काम है, तो 60 काम करना है। दोनों की मिलकर जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करेगी, सीता तो 3 और रीता 4, यानी कि कुल मिलाकर 7 की कार्य क्षमता से काम करेगी। तो 7 से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय यानी कि टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर 20 या 60, सॉरी यहाँ पर आपका जो है 30 दूनी 60 होगा, यहाँ पर आपका 4 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। यानी कि मिलकर जो है कितना काम करेंगे, 3 और 2 5। रीता जो है 2 की कार्य क्षमता से भाग करेगी, क्योंकि जो है यहाँ पर 60 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर टोटल आपका कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर वाला जोड़ने पर कितना आएगा, 6 3 9, 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 पचे आपका कितना हो जाता है 45, यानी कि 3 माइनस 45 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस 42, यानी कि माइनस 42 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, यानी कि एक स्क्वायर खींचा गया है। यदि त्रिभुज की एक भुजा यक्स है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। उसके अंदर क्या बोला गया कि एक वृत्त है, यानी कि उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। फिर इस सर्कल का भी अंदर यानी कि इस वृत्त के अंदर क्या बोला गया कि एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर बना लेंगे। ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो आपसे फिर आगे बोला गया कि इस समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, यक्स दिया गया है। अगर इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई यक्स है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि अगर त्रिज्या निकाल लेंगे तो इसका फिर डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर से हम लोग जो है इस वर्ग का डायगोनल निकाल लेंगे, तो फिर इस वर्ग का एरिया भी निकाल लेंगे। तो हल कर लेते हैं पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसका यक्स लंबाई है, तो इस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। जब भी आपको दिया हुआ रहे कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है और हमें उसका त्रिज्या पता करना यानी कि रेडियस पता करना है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, साइड बटा 2√3 यानी कि 2√3 होता है। जो भुजा की लंबाई दी हुई है उसकी भुजा की लंबाई बटा 2√3 होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का ये फार्मूला होता है। तो भुजा की लंबाई यहाँ पर जो है कितनी दी गई है, यक्स बटा नीचे कितना हो जाएगा 2√3। तो ये क्या हो गए, इस सर्कल की त्रिज्या यानी कि रेडियस हो गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, तभी तो इस डायगोनल के बराबर होगा, क्योंकि ये जो क्या है इस सर्कल का ये यहाँ तक ये रेडियस है, ये आपका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, क्योंकि सर्कल के परिधि को छू रही है सेंटर से। ये आपका सेंटर है, ये सर्कल के परिधि पर छू रही है। तो ये क्या है, रेडियस है, इधर भी रेडियस है। तो 2 रेडियस मिलकर क्या बनाती है, 2 रेडियस मिलकर डायमीटर यानी कि व्यास बनाती है। तो ये अगर हम लोग व्यास निकाल लेंगे तो ये जो व्यास होगा इस वर्ग के डायगोनल के बराबर होगा। तो हमें डायगोनल इस वर्ग का पता चल जाएगा, तो एरिया भी पता चल जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस है, व्यास आपका कितना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना किसी सर्कल का व्यास होता है। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 2 चला गया, यानी कि डायमीटर आपका x/√3 आ गया। कितना आ गया डायमीटर, x/√3। ये ही डायमीटर यानी कि यही व्यास जो है इस वर्ग के डायगोनल के बराबर है। तो अगर आपका वर्ग का यानी कि स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ रहे और आपसे एरिया पूछे, तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, डायगोनल का स्क्वायर बटा 2।
जो आपकी डायगनल यानी कि आपका विकर्ण है उसका स्क्वायर बटा 2 होता है। तो डायगनल कितना है, यक्स बाई रूट 3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बटा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा नीचे कितना है 2 है, हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर बटा 3 दूनी 6 आएगा। यानी कि इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/6 इंटू यक्स स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड से बना लेते हैं। रेशियो मेथड से यहाँ पर बेहतर तरीका सा बन सकता है, रेशियो मेथड या फिर आपका जो है बेसिक तरीका भी। मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको रेशियो से बता दूंगा। बेसिक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि कोई भी किसी भी वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में 100% होता है, और ये चीज़ मैं काफ़ी बार पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर बोला कि उसे 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि उसे कितना में बेचेगा, 110% में बेचेगा। कितना में बेच दिया, 110% में बेचा, लेकिन बेचने से पहले उसने 5% की छूट दी। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20, यानी कि 20 का सामान उसने 1 यूनिट कम में बेचा, यानी कि कितने में बेचा, 1 यूनिट कम, यानी कि 19 में बेच दिया, और उसका अंकित मूल्य कितना था, 20 यूनिट था। तो हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, मार्क्ड प्राइस निकलेगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 11 दूनी 2200 बटा 19%। तो पूर्णांक में पहले चेंज कर लेते तो आपका कितना आ जाएगा, 19/1 19/3, तो 19/1 आपका 19/5 पूर्णांक यहाँ पर 15/19, यानी कि ये आपका मार्क प्राइस हो गया। तो यानी कि ये जो है कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, सीपी जो है इतना था, यानी कि क्रय मूल्य इतना था, मार्क्ड प्राइस इतना है, तो कितना अधिक अंकित किया गया था, तो इतना माइनस 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.15/19% आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, मार्कअप परसेंटेज आ गया। क्या आ गया, मार्कअप परसेंटेज आ गया ये आपका, यानी कि इतना प्रतिशत अधिक जो है क्या किया गया था, अंकित किया गया था। तो ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका। अगर आप इसे रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर बोला गया कि पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये जो आपका 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10, यानी कि 10 यूनिट का सामान को जो है 1 यूनिट के लाभ में बेचा गया, यानी कि इधर आपका सीपी रहेगा, इधर आपका जो रेशियो आएगा वो मार्क्ड प्राइस का आएगा। तो यहाँ पर जो है 10 का सामान पहले क्या किया, 10 का सामान उसने 1 यूनिट के लाभ यानी कि 11 यूनिट में बेचा। फिर यहाँ पर बोला कि 20 का सामान उसने 1 यूनिट कम यानी कि छूट में बेचा, यानी कि 19 का सामान जो है 19 यानी कि 20 का सामान उसने कितने में बेच दिया, 19 में बेच दिया। तो इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, सीपी, इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, मार्केट प्राइस आएगा। तो गुना कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 190, रेशियो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 220, कितना आ जाएगा, 220 आएगा। हल कर लेंगे, 0 चला गया, यानी कि 19 यूनिट का सामान उसने कितने में बेच दिया, 22 यूनिट में बेच दिया। तो यहाँ पर जो है मार्कअप कितना किया गया, यानी कि 3 यूनिट का मार्कअप किया गया। कितने में, सीपी में 19 यूनिट में, और परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300/19, भाग करेंगे तो 19/1 110, 19/5 15 बचा, यहाँ पर बटा 19, ये आपका क्या आ गया, मार्कअप परसेंटेज, यानी कि इतना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो बेसिक से या रेशियो से दोनों आपका एक ही स्थिति में आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। दोनों स्थितियों में सेम आंसर है, आपको जो बेहतर लगे उस तरीके से बना सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत अंक जो है कितना है, औसत जो है कितना है, 39.2 है। उनमें से 3 प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 41 यानी कि 41 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शेष 2 छात्रों का प्राप्त अंक का औसत कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को इससे गुना करेंगे, 3 को इससे गुना कर देंगे, जो दोनों का सम आएगा, डिफरेंस निकाल लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो 5 को 39.2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40 × 200, 5 कम 1 जोड़ेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 196 आएगा। यानी कि 5 × 39.2 करेंगे तो कितना आएगा, 196। यानी कि पहले जो टोटल जो है 5 छात्रों का 196 अंक प्राप्त करते हैं,
लेकिन उनमें से 3 जो है औसतन कितना प्राप्त करते हैं 41, यानी कि कुल कितना प्राप्त करते हैं तो 4 तिया 12 1 3 यानी कि 123 अंक प्राप्त करते हैं। माइनस करेंगे तो बचा हुआ जो 2 स्टूडेंट है उनका प्राप्त अंक आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7 यानी कि 73 है। औसत चाहिए हमें, तो क्या करेंगे टोटल बचा हुआ कितना स्टूडेंट है 2, तो 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 36 दूनी 72 यानी कि 36.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है 12 इंटू 15, 15 इंटू 21, 21 इंटू 12 का मासा यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर जो एचसीएफ मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो संख्याएं दी गई है, जैसे कि यहाँ पर 3 संख्या दी गई है, उनमें से बड़ी कौन सी संख्या तीनों में हमें कॉमन दिख रही है वही हमें क्या करना है लेना होता है। तो जैसे 12 को 12 का क्या आपका होता है 4 तिया 12, 15 आपका क्या हो जाता है 15 आपका 5 तिया 15 होता है। उसी तरीके से यहाँ भी 15 आपका क्या होगा 5 तिया 15। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तब आपका इतना लंबा जा रहा है, वरना आप बनाने के लिए जानेंगे इस तरीके के क्वेश्चन तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। तो 21 आपका कितना तो हो सकती है 7 इंटू 3। उसी तरीके से 21 तो आपका यहाँ पर 7 इंटू 3 रहेगा। 12 जो आपका कितना हो सकता है 12 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो यहाँ पर हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी ये 3 है, फिर एक 3 आपका यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है, यानी कि हमें 3 जो है 1 बार 3 और 2 बार 3 यानी कि 2 बार 3 तीनों संख्याएं में दिख रही है। लेकिन यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे लेकिन 4 नहीं है, ना ही 2 है, यहाँ तो 4 है लेकिन हमें तीनों में कॉमन चाहिए, तीनों में 4 नहीं है यानी कि नहीं होगा। 5 यहाँ पर है, इसमें भी है लेकिन इसमें 5 नहीं है, 7 इसमें है, इसमें 7 इसमें नहीं है, यानी कि जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर है वो 3 इंटू 3 है, यानी कि 3 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 9, यानी कि कितना है तो 9 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना जानते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे 12 इंटू 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180, 15 इंटू 21 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 यानी कि 315, और 21 इंटू 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 यानी कि 252 हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा एचसीएफ होगा, यानी कि वही आंसर होगा। तो एचसीएफ अगर निकालेंगे तो इन संख्याओं का भी क्या आएगा 9 ही एचसीएफ आएगा। तो चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को 6 दिन, 12 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं, तो वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जॉन जो है अकेले कितना दिनों में कर सकता है उस काम को, तो 6 दिन में। जॉनी जो है आपका 12 दिनों में कर सकता है, और आपका जनार्दन जो है कितना दिनों में कर सकता है 24 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6, 12 और 24 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 6, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24 होगा। 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 24 को 12 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 24 को 24 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। समय बराबर आपको क्या बताया गया था, यानी कि समय निकालने का होता है तरीका कि कुल कार्य, यानी कि ये जो आपका क्या होता है टोटल कार्य होता है, तो कुल कार्य बटा टोटल कार्य क्षमता होगा। तो टोटल कार्य क्षमता यहाँ पर से आपकी कितनी हो जाएगी 4, 2, 6, 1, 7, यानी कि इस 24 को काम को 7 की कार्य क्षमता से किया जाएगा। तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पर से समय निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 7 या 21 यानी कि 3.3/7 आपका क्या हो जाएगा, इतना दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो 3.3/7 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक अंकित रखता है और 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत याद कीजिए कि कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। फिर इसे बोला गया कि क्रय मूल्य में क्या किया गया 20% अधिक उसे अंकित किया गया, यानी कि 100% का समान 20% अधिक यानी कि 120% उसे क्या किया गया मार्क्ड प्राइस उसका रखा गया।
फिर बोला गया कि इस 20% में क्या किया गया, 20% का छूट दिया गया, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी कि 4 यूनिट का सामान 1 यूनिट के छूट में बेचा। 4 यूनिट का सामान 1 यूनिट के छूट में, यानी कि कितने में बेच दिया, 3 यूनिट में बेच दिया। तो यहाँ पर कितने परसेंट में बेचा, यानी कि कितना प्रतिशत में बेच दिया, वो हमें पता चल जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, सॉरी यहाँ पर आपका 1/5 होगा, ये आपका 1/4 नहीं 1/5 होगा। कितना होगा, 20% 1/5 होता है, यानी कि 5 का सामान जो है कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, आपका 4 में। 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 24 बार में चला जाएगा, यानी कि 24 चौक आपका कितना आ जाएगा, 96%, यानी कि 96% आएगा। तो यहाँ पर जो है 100% का सामान बेचा कितने में, 96% में बेचा, यानी कि उसे क्या हो रहा है, लॉस यानी कि हानि हो रही है। तो 100% का सामान 96% में बेचा तो आपका कितना की हानि हो रही है, तो 4% की लॉस यानी कि हानि हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 20% 1/4 नहीं 1/5 आता है। अगर आप परसेंट को इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, जैसे 20% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा, 20 से काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। इस तरह से परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 20% 1/5। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि वाहन का अब नमन कोण जो है 45 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि मीनार की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, यानी कि ये मान लेते कि मीनार है और उसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर। फिर बोला गया कि इस जो है मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि अवनमन कोण, मान लेते कि यहाँ पर वाहन है, यहाँ पर कोई गाड़ी है, इसका जो है अवनमन कोण जो है कितना है, 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस कार से और इस मीनार के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस कितना है। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर होता है ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, तो दो एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 150 मीटर है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150 मीटर ही होगा। यानी कि उस मीनार और कार के बीच की दूरी कितनी है, तो 150 मीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे जो है 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने खंभों को पार करेगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसकी चाल कितनी दी गई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि वह 1 घंटा में 45 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते कि 1 घंटा में अगर वो 45 किलोमीटर जाती है तो वह मीटर में कितनी दूरी जाती है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 45 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 45,000 मीटर होगा। कितना होगा, 45,000 मीटर होगा, यानी कि 1 घंटे में इतना दूरी जाती है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग इस दूरी से क्या करें, इस जो है खंबे के बीच की दूरी से भाग कर दे तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें यहाँ पर निकल जाएगा कि वह जो है 1 घंटे में कितने खंबे पार करती है। तो 50 से भाग कर लेते हैं, तो यहाँ पर से आपका निकल जाएगा, काटेंगे यहाँ पर से ये कट जाएगा, यहाँ पर से ये काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 900, यानी कि वह 1 घंटे में 900 खंबे पार करती है। यह जो है कितने समय में जो है टोटल खंबे पार करेगी, तो 4 घंटे में। तो 4 घंटे में टोटल खंबे कितने पार कर लेगी, तो 9 चौक 3600, कितना 3600 खंबे पार कर लेगी। लेकिन यहाँ पर अभी आपका 3600 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वह जो है 1 खंबे पहले, वह जो है यात्रा आरंभ में ही 1 खंबे को पार कर लेती है। तो 1 खंबा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि टोटल ये जो आपका क्या आ जाएगा, टोटल खंभों की संख्या हो जाएगी जो कि उसने जो है 4 घंटे में पार किए। तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 3601 खंबा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन में जो है इस तरीके के क्वेश्चन में खास करके इस तरीके का नंबर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार जो है स्टूडेंट लोग यहाँ पर जो है 3600 काफ़ी बार आप लोग मार के चले आते हैं, तो ये आपका परीक्षाओं में गलत हो जाता है जिसके कारण। तो यहाँ पर जो इस तरीके के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका इस तरीके से रहे तो उसमें जो है 1 प्लस किया जाता है ज़्यादातर। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बोला गया
कि यहाँ पर से उसने जो है शुरुआत किया, लेकिन दूरी के हिसाब से अगर उसने बोला कि वह 50 मीटर चला, तो 50 मीटर चलने तक उसने कितने खंबे पार कर लिए? 2 खंबे यहाँ पर पार कर लिए ना। जैसे कि फिर से 50 मीटर जाएगा यहाँ तक, फिर 50 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर 50 मीटर। तो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर निकाल लेते कि 1 2 3 4 5 खंबे उसने जो है पार किए होंगे। लेकिन काफ़ी लोग जो पहले वाले खंबे से शुरू करते हैं उन्हें जो है क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न में आपको ये जो हमेशा ध्यान देना होता है। और काफ़ी बार जो है बोल दिया जाता है कि एक सड़क पर चल रहा है, दोनों तरफ से जो है क्या है, ब्रिज है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाते हैं, 2 ब्रिज को काफ़ी बार ये छोड़ देते हैं। ये ब्रिज वाला में आपका इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। तो इस तरीके का जो प्रश्न रहता है वो आप हमेशा ध्यान से बनाया कीजिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार 5,20,000 मतों के अंतर से हारा, तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी भी जो है चुनाव में कोई भी जो है टोटल वोट कितना रहता होगा, 100%। कोई भी जगह में कुल जो है आपके उम्मीदवार कुल जो है मतों की संख्या कितनी रहती है, 100%। उनमें से हारने वाले को कितना प्रतिशत मिला, तो 37% मिला। कितना प्रतिशत मिला, 37%। तो बाकी जो बचा वोट है उस किसे मिला होगा, जीतने वाले उम्मीदवार को मिला होगा। तो 100 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा, 63। यानी कि 63% जो है वोट किसे मिला, जीतने वाले को उम्मीदवार को मिला। तो यह जो है कितना प्रतिशत से जीत गया, जीतने वाले को 63, हारने वाले को 37 मिला। तो कितने प्रतिशत वोट से जीत गया, तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा 40, 23 और 3 26, यानी कि 26% वोट से जीत गया। जो कि संख्या में कितना दिया गया है, यहाँ पर 5,20,000 दिया गया है। कितना दिया गया, 5,20,000। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000। तो 1% का वैल्यू अगर 20,000 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 लाख होगा। यानी कि 2 पर 6 शून्य, 3 3 6, ये आपका क्या हो जाएगा, 20 लाख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 के विषम और समभाजक की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 का फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। यानी कि इसका जो है फैक्टर कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 25 120, यानी कि 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। इसे हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर वाइज तोड़ लिया। अगर आप इसे डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 120 है तो 2 60, 2 से 30, 2 से करेंगे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर करेंगे 3 तो ये आपका 5। तो 2 कितने बार था, 3 बार था, यानी कि 2 पे पावर 3, 3 एक बार, तो इंटू 3 इंटू 5 आपका आ गया। तो 120 का हम लोगों ने क्या कर लिया, फैक्टर निकाल लिया। फिर जो है सबसे पहले बोला गया कि इसका जो है विषम जो है गुणक जो है, विषम जो है भाजक की कुल संख्या कितनी है। तो विषम भाजक यानी कि ऑड का जो है, ऑड का निकालने के लिए, यानी कि विषम भाजक निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 पे पावर 3 को, ये जो 2 पे पावर 3 है उसे क्या कर देते हैं, पूरा हटा देते हैं। ये आपका क्या है, 3 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 है। तो ये जो है जब आपका विषम रहे तो ये 2 पे पावर 3 नहीं लेते। अब क्या करेंगे, 3 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 बचा। तो जो पावर होता है उसमें क्या करते, 1 जोड़ कर लिखते। जैसे कि 3 पे पावर 1 है तो उसे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 रहता तो उसे क्या करते, 1 और जोड़ देते तो 3 लिखते, 4 रहता तो 5 लिखते, 5 रहता तो 6 लिखते। इस तरीके से लिखा जाता है। तो 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। उसी तरीके से 5 पे पावर 1 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2। दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, विषम भाजकों की संख्या निकल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, यानी कि टोटल जो है विषम भाजक कितनी है, 4 है। फिर हमें क्या चाहिए, इवेन यानी कि समभाजक चाहिए। तो समभाजक आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, समभाजक में हमें जो है क्या लेना होता है, इसमें जो है 2 पे पावर 0 नहीं लेना होता है। क्या नहीं लेना होता है, 2 पे पावर 0। जैसे कि यहाँ पर जो है इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि ये जो है ये आपका क्या होता है, इसका जो है 2 पे पावर 0 होता है, 2 पे पावर 1 होता है, 2 पे पावर 2 होता है, 2 पे पावर 3 होता है। ये जब आप पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे, यानी कि घात सारणी और घातांक पढ़ेंगे, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से सिखाया जाता है फैक्टराइजेशन ये सब निकालने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको पता होगा ये चीज़। तो यहाँ पर जो है 2 पे पावर इसमें क्या किया जाता है, 0 नहीं लिया जाता है। तो 2 पे पावर यहाँ पर क्या लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लेंगे। तो 3 इंटू, फिर पावर को उसी तरीके से जोड़ेंगे तो आपका 1 है पावर तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे।
1 है पावर तो क्या करेंगे 2 लिख देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि विषम भाजक कितना है 4, सम भाजक कितना है 12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया कि तरीका क्या होता है असल में बनाने का। लेकिन अगर आपको इस तरीके का तरीका नहीं आता, ये तरीका, तो आप पूरा बेसिक पे चले जाइए, ये ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा परीक्षाओं में। अगर आपसे बन नहीं रहा इस तरीके से, तब आप इस तरीके से पूरा जो है बेसिक जा सकते हैं। जैसे कि 120 है तो 120 का हम लोग क्या करेंगे, गुणज ढूंढना शुरू कर देंगे। जैसे कि 1 भी इसका गुणज है, 2 है इसका जो है यहाँ पर ढूंढेंगे तो 3 भी कटेगा 120 से, 4 भी कटेगा, 5 से भी यहाँ पर 120 कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, फिर आपका यहाँ पर आपका 1 से 2 से 3 से, सही है 3 है 4 है 5 है 6 है 6 है, फिर आपका 8 से भी कटेगा, 8 के बाद आपका किससे 8 से 10 से भी कटेगा, 10 के बाद आपका 12 से, 12 के बाद आपका किससे 15 से, 15 से फिर 20 छक 120 भी कटेगा, फिर आपका 24 25 120 भी कटेगा, 30 चौक 120 भी कटेगा, फिर आपका 40 दिया 120, 60 दूनी 120 और 120 से भी तो कटेगा। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल नंबर आ गया, जो कि जिस संख्या से 120 कटेगी। इनमें से हम लोग ढूंढ लेंगे कि विषम संख्या कौन सी है और सम संख्या कौन सी है। तो विषम आपका 1 है, 3 है, ये आपका 5 है और एक आपका यहाँ पर 15 है। तो टोटल कितने हो गए विषम संख्या 4। अब बाकी बचा जो है टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर जो है टोटल नंबर जोड़ लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, टोटल नंबर 16 है। 16 में से 4 विषम है तो बची हुई संख्या कितनी होगी 12, यानी कि 12 आपका क्या हो जाएगा सम भाजक होंगे। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो ये पूरा बेसिक से आप चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका काफ़ी समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके समय बचता है परीक्षा में तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि x + 1/x बराबर 2 है, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, x का वैल्यू 1 मान लीजिए, x का वैल्यू 1 मान लीजिए, तो एक कितना होता है 2 होता है, सॉरी यहाँ पर भी x का वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे x² का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1/x², x का वैल्यू 1 तो स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 कितना आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सिंप्लीफाई करने पर मान क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2√2 कॉमन लेंगे, तब आपका यहाँ पर नहीं कुछ आएगा। हमें क्या करना होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेते। तो 4 + √2 है बटा √2 - 1 है, सॉरी +1 है, +1 है, तो रैशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 बटा √2 - 1 आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, a + b a - b है, यानी कि a² - b² हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर तो -1, सॉरी प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 4 + √2 इंटू क्या हो जाएगा √2 - 1 होगा, तो गुणा करेंगे आपका कितना आ जाएगा 4 √2, 4 × √2 करेंगे तो 4 √2, -4 × -1 तो -4, प्लस 2 यानी कि √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा √2 × 1 तो कितना हो जाएगा -√2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा हल करने पर 4√2 - √2 यानी कि 3√2 आ जाएगा, और -4 + 2 तो आपका कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। नीचे तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, यानी कि सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आ जाएगा 3√2 - 2 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो आपका क्या दिया गया है गुणनखंड, या यहाँ पर जो है फैक्टर दिए गए। तो आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर जो है नंबर जो दिए गए उसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नीचे लिख लेते हैं, जैसे कि 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 1 है। जिसे 5 पे पावर 2 को, क्योंकि हमें 50 बनाना है, क्या करना है 50 बनाना है, तो 50 को क्या करेंगे पहले हम लोग अलग कर लेते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 2 × 2, 25 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आता है 50 आता है, यानी कि 50 को हम लोगों ने क्या कर लिया पहले ही निकाल लिया, अलग कर लिया। तो आपका कितना बचेगा 2 पे पावर 1 बचेगा, 3 पे पावर 1 बचेगा, 7 पे पावर 1 बचेगा। ये 50 अलग करने के बाद इतना इतना नंबर बचा।
लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 100 से गुणज नहीं होना चाहिए। 50 तो हम लोगों ने खुद के लिए ही आया, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह 100 का गुणज नहीं होना चाहिए, यानी कि 50 में हम ये 2 पे पावर जो 1 है उसको हटा देंगे, क्योंकि जब 50 में 2 पे पावर 1 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, वह 100 का विभाज्य संख्या बन जाएगी, यानी कि 2 पे पावर क्या कर देंगे, 1 हटा देंगे। तो ये जो 2 संख्याएं बची है वही क्या होगा, 50 का गुणक होगा, यानी कि वह 50 से जो गुणक आएगी वह 50 से विभाज्य भी होगी। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे, तो जो पावर है उसको क्या करेंगे, +1 करके गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 3 पे पावर कितना है, 1 है, 3 पे पावर कितना है, 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 7 पे पावर कितना है, 1 है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2, 2 × 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है तो उस बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला कि ये जो आपका बिजली का खंभा है, यहाँ पर जो है बोला गया कि ये पहले जो है बिजली के खंभे और उसकी ऊंचाई से जो है उन्नयन कोण कितना था, तो पहले जो है 30 डिग्री था, लेकिन जब ये जो है यहाँ पर पहले मान लीजिए कि वह जो है यहाँ पर जो है व्यक्ति खड़ा, जब वो जो है खंबे की ओर बढ़ता है, यानी कि यहाँ तक बढ़ा, कितना मीटर बढ़ा, तो 30 मीटर खंबे की ओर बढ़ा, तो 30 डिग्री से बढ़कर कितना डिग्री हो गई, 60 डिग्री हो गई, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसकी जो है इस खंबे की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाला जो है साइड कितना होता है, √3 होता है, और ये जो है कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसे √3x मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, 1 है यानी कि इसे x मान लेते हैं। फिर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के पूरा सामने वाला, तो 30 डिग्री के पूरा सामने वाला आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाला आपका हो जाता है 1 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि 1 बराबर क्या है, 3x, और ये जो आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है √3, यह आपका क्या बन जाता है, √3 बन जाता है। यानी कि अगर 1 यूनिट बराबर √3x है तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर 1 बराबर √3x है तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x। तो अगर इसकी पूरी लंबाई 3x है और यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x। अगर पूरा 3x है, यहाँ ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, और 2x बराबर यहाँ पर कितना है, 30 है, कितना है, 30 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो x का वैल्यू कितना आया, 15, हाइट वैल्यू कितना था, √3x था, हाइट का वैल्यू कितना था, √3x, तो x का वैल्यू अगर 15 है तो हाइट कितना हो जाएगा, 15√3 हाइट होगी, यानी कि 15√3 मीटर क्या हो जाएगी, इस खंबे की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेते। यहाँ पर प्लस वाले जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 5, 4 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि 15 1 कितना हो जाएगा, 16, 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 4 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर जो है रेशियो में संख्याएं दी गई है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिश्र अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कंपाउंड रेशियो निकालने का बेहतर तरीका क्या होता है, जो आपकी यहाँ पर पहला नंबर है उसे क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे, जैसे कि 45 × 3 × एक कॉमन इंटू क्या कर लेंगे, 256 कर लेंगे। फिर जो है सेकेंड नंबर वाले जो सेकेंड है यहाँ पर जो है ये आपके जो है यहाँ पर 5, यहाँ पर 68, ये आपका 81, इसे क्या करेंगे, रेशियो के उधर गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 75 × 5 × 68 × 81, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, तो आपका 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, 3 × 3 = 9, 9 9 यहाँ पर 81 चला गया, 17 से काटेंगे तो 17 × 3 = कॉमन, 17 चौक 68 चला जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 6 5 11 2 13, ये तो नहीं कट रहा, यहाँ पर 3 से काट लेते हो तो 3 × 3 = 9,
4 से ये जो आपका चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 छक 16, यानी कि ये आपका कितना बचता है 64/5 25 25 तिया 75। फ्रैक्शन में वैल्यू है तो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 64/75 आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ABC एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोण CDA का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, यहाँ पर ये आपका सर्कल बन गया। फिर आपसे बोला गया कि उसमें जो है ABC क्या एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो ABC समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ABCD इस तरीके से ये आपका यहाँ पर D हो गया, तो ये आपका क्या बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी कोण क्या हो जाते हैं, सभी कोण और सभी साइड बराबर होते हैं, यानी कि सभी कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री AB, 60 डिग्री AB, 60 डिग्री AB होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है CDA का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि इसका एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल CDA। तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल का सम, यानी कि ये जो है यहाँ पर एंगल B और यहाँ पर एंगल D, यानी कि एंगल B और एंगल D का सम कितना होगा 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है आपका 60 है, टोटल 180 होना चाहिए, तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री होगा, यानी कि एंगल D 120। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो गोले का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1:4 है। तो गोला यानी कि स्फीयर का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पर जो है पहले गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं r1, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4π पहले वाली गोले की त्रिज्या r1 मान लेते, तो r1 का स्क्वायर बटा जो दूसरे वाले भी गोला रहेगा उसका भी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला ये होगा 4π, लेकिन इसकी त्रिज्या r2 मान लेते ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी किसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर से 4π चला गया, दोनों का अनुपात कितना दिया गया था 1/4 दिया गया था। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा एक तरीके से r1/r2 आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, यानी कि होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का जब इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट 1/4 का वैल्यू कितना आएगा, निकालेंगे अंडर रूट से तो 1/2 आएगा, यानी कि पहले वाली जो है गोले की त्रिज्या 1 यूनिट है, दूसरे वाली की 2 यूनिट है। तो इस त्रिज्या के हिसाब से हम लोग आयतन भी निकाल सकते हैं। आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, आयतन का फार्मूला आपका हो जाता है 4/3πr³ होता है। तो ये आपका जो r1, ये फिर आपका 4/3πr², 4/3π चला जाएगा, r का वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। r1 कितना था 1, तो 1 का क्यूब 1, r2 कितना था 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि अनुपात में कितना हो जाएगा तो 1:8 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूलधन के 8/5 के बराबर हो जाती है। तो ये 8 यूनिट आपका क्या है अमाउंट है, और ये 5 यूनिट आपका क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का निकालने का तरीका क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र धन 8 यूनिट, मूलधन 5 यूनिट, अंतर कितना हो गया 3 यूनिट। तो ये जो है क्या है पूरे 5 साल का ये 3 यूनिट क्या है साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का उन 5 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज मिला वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुल जो है 3 यूनिट साधारण ब्याज मिला, कितने पर, इस 5 यूनिट पर, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलती है। तो 3/5% में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि हमें जो है ओवरऑल परसेंट वैल्यू चाहिए क्या कि 5 सालों में कितना ब्याज मिला। तो हल करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 दिया कितना हो जाता है 60%, यानी कि इन 5 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज मिला 60% ब्याज मिला। कितने सालों में 5 सालों में। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 से भाग कर दे तो क्या निकल जाएगा आपका 1 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 12%, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना होता है 12%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 37 मीटर इंटू 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क के अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है जो 570 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो यहाँ पर जो एक तरीके से इस तरीके से बोला जा रहा है कि एक जो है कैसा एक आयताकार पार्क है, यानी कि उसकी लंबाई 37 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर है। इसके अंदर रास्ता बनाया गया है, यानी कि इस तरीके से जैसे कि ये जो आपका क्या है रास्ता, ये जो आपका क्या है रास्ता है चारों तरफ। तो ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया 570 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यही जो है रास्ते की चौड़ाई पूछी जा रही है, यानी कि ये जो है कितना ये चौड़ा ये पूछा जा रहा है। तो इसे चौड़ाई को क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है लंबाई कितनी आ जाएगी, ये लंबाई आ जाएगी क्योंकि इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है। तो क्या हो जाएगा आपका 37 माइनस 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 माइनस 2x, ये आपका लंबाई हो जाएगा। ये जो अंदर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इधर भी एक्स नीचे भी एक्स, यानी कि 30 माइनस 2x हो जाएगा। तो अगर बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हल करेंगे, जो आयत का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है 37 इंटू 30 माइनस करेंगे अंदर वाले का, इस अंदर वाले का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है 37 माइनस 2x, 37 माइनस 2x ये आपका, और चौड़ाई कितना है 30 माइनस 2x, और जो है माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा क्षेत्रफल निकलेगा रास्ते का कितना दिया गया 570 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू अगर बाई ऑप्शन बैठाएंगे तो बेहतर तरीक़ा से बना सकते हैं, वरना आपको जो है यहाँ पर पूरा जो है तोड़ना पड़ेगा, जो कि आपका काफ़ी समय लगेगा, जो कि आपको मिडिल टर्म स्पीड पे यहाँ पर तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो बाई ऑप्शन इस तरीके से बेहतर आप बना सकते हैं, बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर 10 लेंगे तो यहाँ पर 37 में से अगर चौड़ाई 10 लेते हैं तो यहाँ पर 10 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई अगर 10 लेंगे तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू 10 है, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। 37 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 27 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पर 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी कि 37 दही आपका कितना आएगा 270 आएगा, और 37 तीन आपका कितना हो जाता है 111, यानी कि 1110 होता है। क्या 1110 में से 270 माइनस करेंगे तो 570 आएगा, कभी नहीं आएगा। यानी कि हमें क्या करनी होगी, चौड़ाई और कम करनी होगी, चौड़ाई क्या करनी होगी और कम करनी होगी, ताकि क्षेत्रफल में यहाँ पर बराबर हो सके। तो 10 मीटर से कम कौन है 5 मीटर है, तो 5 मीटर चेक करके देख लेते हैं। 5 मीटर यहाँ पे बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 37 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 27, सॉरी ये आपका यहाँ पर 17 ही बचता है, ये आपका 17 ही बचेगा, ये यहाँ पर 17 170 हो जाता है, यानी कि यह तो और कम हो रहा है। तो इसे हमें क्या करना होगा, बढ़ाने के लिए कम चौड़ाई लेनी पड़ेगी। तो 27 में से 10 जाएगा तो कितना बचे, सॉरी 37 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 27, और यहाँ पर से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर से आपका 10 चला जाएगा तो 30 में से 10 गया तो 20, 27 दुनिया आपका कितना हो जाएगा 54, यानी कि 540, और 1110 में से 540 जाएगा तो कितना बचेगा 570 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से यहाँ पर प्रूफ हो गया कि 5 मीटर चौड़ाई बैठाने पर आपका रास्ते का क्षेत्रफल जो है कितना आ जाता है 570 मीटर स्क्वायर आता है। तो बाई ऑप्शन ये बनाने का बेहतर तरीका है। अगर आप बनाएंगे तो मिड टर्म स्पीड पे आप तोड़ के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, मिड टर्म स्पीड पर तोड़कर देख लीजिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को जो है 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो 320 का सामान है, 320 का सामान नहीं है, 320 रुपये में उसे बेचा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी कि 5 का सामान कितने में बेच दिया 6 में बेच दिया, यानी कि 6 से भाग करेंगे, क्रय मूल्य चाहिए यानी कि 5 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए। हल करेंगे आंसर आ जाएगा। 6 से काट देते कितना बार में चला जाएगा, 6 चक 36, 3 बचा तो 5, यहाँ पर 65 बचे, आपका कितना आ जाएगा 5 बचे 25, 2 6 बचे 30, 2 32, यानी कि 325 रुपया क्या हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है कि ग्राफ 7 वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री को दर्शाता है, तो ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो प्रश्न यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का
अंतर यानी कि डिफरेंस न्यूनतम यानी कि मिनिमम है, यानी कि यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना होगा। तो यहाँ पर जो है ए कितना है 20 है, बी कितना है 40 है, तो डिफरेंस कितना है 20 का है। यहाँ पर डिफरेंस 20 का है, यहाँ पर डिफरेंस एक 60 है एक 40 है, तो यहाँ भी डिफरेंस 20 का है। यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो कितना, एक 20 है एक 10 है, यानी कि डिफरेंस कितने का है 10 का है, क्योंकि 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी कि हमें न्यूनतम ढूंढना है, यानी कि ये दोनों तो नहीं हो सकता। फिर चेक करेंगे तो 80 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यहाँ भी 10 आपका डिफरेंस है। 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यहाँ भी 10 डिफरेंस है। 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यहाँ भी 10 डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर दोनों का जो है क्या दिया गया, दोनों का विक्रय जो है समान है। यहाँ भी ए भी जो है यहाँ पर जो है 30 यूनिट जो है एक तरीके से बिक्री करता है, और बी भी जो है 30 यूनिट का बिक्री करता है। तो अगर दोनों बिक्री समान करते हैं तो डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो यही तो अंतर न्यूनतम है, यानी कि डिफरेंस न्यूनतम है, क्योंकि 0 सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा नहीं, यानी कि इसके हिसाब से प्राप्त अभी इस हिसाब से जो है सबसे मिनिमम यही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में देखेंगे दिया क्या गया है। पहले यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है कि नई पाई चार्ट में जो है एक विद्युत बल्ब को बेचने में हुए विभिन्न खर्चों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्न का उत्तर दे। पाई चार्ट में दिया क्या गया है, मार्केटिंग दिया गया, कॉपीराइट दिया गया, ग्लास दिया गया, मेल्टिंग, मोल्डिंग और पैकेजिंग दिया गया है। यहाँ पर जो है सभी का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है कि किस किस पर जो है कितने कितने प्रतिशत खर्च आते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि बल्बों की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मोल्डिंग लागत के रूप में जो है 28,400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो वह कॉपीराइट खर्च के रूप में कितना रुपये खर्च करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मोल्डिंग के लिए जो है कितना प्रतिशत जो उसका खर्च है। तो मोल्डिंग ये आपका जो है ब्लू वाला, जो भी आपका ये वाला आपका मोल्डिंग है, तो मोल्डिंग आपका ये जो है कितना हो जाएगा 20%, यानी कि 20% का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर से है, तो 20% का वैल्यू 28,400 रुपया दिया गया है, और आप 400। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर कॉपीराइट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कॉपीराइट ये जो है डीप रेड है वो आपका कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट जो है कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए, हमें 15% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। काटेंगे 2 से, फिर यहाँ पर 1 शून्य चला गया, फिर 2 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 14 दूनी 28 और यहाँ पर 20, यानी कि 1420। 1% का वैल्यू कितना हो गया 1420, तो 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे, कितना आपका आ जाएगा 15 दूनी 30, 3 15 चौक 60 3 63, 6 15 6 आपका कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21,300 रुपये क्या होता है कॉपीराइट पर खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्तमान में एक माँ की आयु उसके पुत्री की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स थी। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मदर और डॉटर, अभी जो है वर्तमान आयु कितनी है, तो डॉटर से माँ की आयु 3 गुनी है, यानी कि 3:1 है। और अब से बोला गया कि 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था, यानी कि कितना गुना थी, तो 4 गुना थी, यानी कि अगर ये 1 यूनिट थी तो ये 4 यूनिट थी, यानी कि इतना अनुपात है। तो यहाँ पर जो है 5 वर्ष पहले बेटी का भी 5 वर्ष पहले और माँ का भी 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर जो है रेशियो सेम आना चाहिए था, यानी कि यूनिट में डिफरेंस समान आना चाहिए था। 3 में से यहाँ पर जो है कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर 1 और 1 है, यानी कि डिफरेंस समान नहीं। तो डिफरेंस समान बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस अपोजिट रेशियो में गुना कर देंगे। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 को ऊपर गुना कर देंगे। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 को नीचे गुना कर देंगे। गुना करके नया रेशियो दोनों जगह निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3 3 9:3 आएगा। फिर आपका जो है यहाँ पर नीचे में कितना आ जाएगा 4 दूनी 8:2 आएगा। तो यहाँ पर जो है यूनिट में यहाँ भी अब क्या हुआ 1 यूनिट की कमी हो गई, यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है 1 यूनिट की कमी हो गई। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितने वर्ष के बराबर है 5 साल के बराबर है, क्योंकि 5 साल पहले का उम्र किया गया था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 साल। पूछा क्या जा रहा है पुत्री का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो पुत्री का वर्तमान आयु सिंप्लीफाई करने पर कितना आया था 3 यूनिट, यानी कि पुत्री का वर्तमान आयु 3 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा
पाचतिया 15 यानी कि 15 ईयर होगा, यानी कि पुत्री की जो है वर्तमान आयु कितनी है 15 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।